ज़मीन खरीदते समय हमारे साथ फ्रॉड कैसे होता है, इससे बचने के लिए कुछ पॉइंट आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड हम जब खरीदते हैं तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें और क्या क्या उस पर सिग्नेचर चाहिए या किस किस के सिग्नेचर चाहिए और ज़मीन किसके नाम है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। नंबर एक बात दोस्तों कि आप अगर कोई एग्रीकल्चर जो ज़मीन आप खरीदते हो तो उसमें पहले आपको ये देखना होगा कि उसका खसरा नंबर क्या है या खाता नंबर क्या है। उसको आप जमाबंदी पोर्टल से, अगर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसमें गूगल पे जाके जमाबंदी पोर्टल में आप जाके जमाबंदी या नकल उसकी निकाल के उसमें चेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका खसरा नंबर क्या है, पुराना है या नया या जो भी, या फिर उसका खाता नंबर क्या है। उसके माध्यम से ही आप ये निकाल पाओगे, तो वो सबसे पहले ज़रूरी है। उसमें आपको सब पता चल जाएगी कि वो ज़मीन किसके नाम है, उसमें एक ही खातेदार है या कई प्रकार के खातेदार है, या जिससे खरीद रहे हो उसके कितने भाई हैं, अगर उनका नाम तो नहीं है। अगर ये चीज़ें हैं तो आपको पहले उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। नंबर 2, अगर आप ज़मीन खरीदते हो तो उस एग्रीकल्चर लैंड के आसपास के पड़ोसी कौन है, उनसे आप आसानी से जाके उनसे पूछ सकते हो कि इसमें किसका कब्जा है वर्तमान में, वो किसके अधीन में है, कौन उसकी जुताई कर रहा है अभी, तो वो भी आपको जानना ज़रूरी होता है। और उस एरिया के जो पटवारी है उनसे भी आप उस ज़मीन का सीमांकन करवा सकते हो। सीमांकन करवाने के बाद ही ये पूरी जांच पड़ताल करोगे आप, तभी आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल मालिक कौन है इस ज़मीन का। तो अगर आप नकल निकलवाते हो और खसरा नंबर आपको पता है तो आप उसके भाई का पता, जो उसके ज़मीन को बेचना है, बेचानामा कर रहा है, तो उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनको आपत्ति तो नहीं है, उनसे भी शपथ पत्र लेना है, यानी कंसाइन डीड लेनी है। नहीं तो भविष्य में आप अगर रजिस्ट्री करवाते हो या नामांतरण करवाते हो तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन आ सकता है। और उस नकल में अगर किसी बैंक से केसीसी उठाया हुआ है तो उसकी भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि केसीसी किस बैंक के माध्यम से है, नहीं तो आपके वो नाम नहीं होगी ज़मीन। तो वो पहले केसीसी जमा करवाना पड़ेगा और वो सारे ऋण जो जिस बैंकों से लिए गए हैं उस ज़मीन के ऊपर लोन लिया हुआ है वो सारा क्लियर करवा के ही आपके नाम वो ज़मीन होगी। और सभी भाइयों से शपथ पत्र, परिवार में जो सदस्य हैं, कि इन फ्यूचर आप सेफ रहो, कि आगे फ्यूचर में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए कि आपको ज़मीन नाम कराने में या ज़मीन बेचने लेने में कोई दिक्कत आ जाए या स्टे लग जाए। तो इन चीज़ों का ज़मीन लेने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये डॉक्यूमेंट सारे आपको लेने चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई किसी दूसरे के हाथ में ऐसे चले जाए और फिर बाद में उस ज़मीन पे स्टे लग जाए और आपके पैसे हाथों से निकल जाए और दूसरे के खाते में चले जाए। और सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आजकल ये नई गाइडलाइन के अनुसार 2 लाख से ज़्यादा आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं और एनएफटी, नेफ्टी या ट्रांजैक्शन या चेक के माध्यम से पैसे देना है ज़मीन के, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही समस्या हो सकती है। तो आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश नहीं दें और बैंक के खाते से ट्रांसफ़र किया जाए और आप सारी चीज़ें चेक करके डिटेल के माध्यम से फिर इस ज़मीन को परचेज करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि प्लॉट कैसे खरीदा जाता है, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और महंगी मूल्यों तक